हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम पीजीपीपी के बारे में पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को यहाँ पे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। काफी सारे टॉपिक्स हमने सेक्शंस इस चैप्टर के कवर अप कर लिए। आज जो मेन पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं इट इज सेक्शन नंबर 40 और उसका एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर बी, दैट इज रिगार्डिंग टू रेम्यूनरेशन विच इज पेड टू पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है सेक्शन आप ध्यान रखना 40 क्लॉज बी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो उसका कैलकुलेशन है वो कैसे करना है, सारी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। आप फर्म का एक पहले सिस्टम समझ लो कि पार्टनरशिप फर्म कैसे काम कर रही है, वो आप देख लो। अब एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है, फर्म का नाम ऐसे रख लेते हैं AB एंड कंपनी। ये पार्टनरशिप फर्म है और इसमें दो पार्टनर्स हैं A और B। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है, 50% पार्टनर्स हैं। ये सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे जब हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक्चुअली में तीन अथॉरिटीज हैं, यहाँ पे तीन एंटिटीज हैं। एक है मिस्टर ए जो पार्टनर है, दूसरा मिस्टर बी सेकंड पार्टनर, और तीसरा पार्टनरशिप फर्म AB एंड कंपनी। ये तीसरी एंटिटी है। यहाँ पे तीन एंटिटी है, तीन पैन कार्ड्स बनेंगे, तीनों के अलग अलग पैन नंबर होंगे, सेपरेट पैन नंबर तीनों के होंगे। और इस तरीके से ये तीनों एंटिटीज जो है अपना अपना रिटर्न इंडिविजुअली फाइल करेंगी। मिस्टर ए अपना रिटर्न भरेंगे, मिस्टर बी अपना रिटर्न भरेंगे, और पार्टनरशिप फर्म AB एंड कंपनी का जो पैन नंबर होगा उस पैन नंबर पे तीसरा रिटर्न भी फाइल किया जाएगा। तो ऐसे ये सिस्टम यहाँ तक फॉलो हो रहा है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन की। ठीक है, अब फर्म सारा बिजनेस कर रही है, फर्म ने जो भी बिजनेस किया उसमें से उन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया, तो जो उनका प्रॉफिट का अमाउंट है सपोज वो है 10 लाख रुपए। पूरे साल में फर्म ने 10 लाख रुपए जो है वो कमाए। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से या इस इनकम में से दोनों पार्टनर्स भी तो कुछ हिस्सा लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये सारा पैसा उनका ही है, बट कितना पैसा वो लेके जा सकते हैं आपस में, इसकी बात यहाँ पे हम सेक्शन 40 क्लॉज बी में कर रहे हैं। तो एक बेसिक कैलकुलेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। 10 लाख रुपए अगर फर्म का प्रॉफिट है, ए और बी बोलेंगे भाई हम तो इक्वल पार्टनर है, तो एक काम करो 5-5 लाख रुपए दे दो और बात खत्म करो। ठीक है, तो 5 लाख रुपए ए लेके चला गया, 5 लाख रुपए बी लेके चला गया, फर्म के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, अब टैक्सेबिलिटी की बात करें, ए बोलेगा भाई मेरा 5 लाख रुपए रेम्यूनरेशन, तो इसके ऊपर मैं स्लैब रेट के ऊपर टैक्स भर देता हूँ। बी भी सेम बात बोलेगा। तो फर्म जो है AB एंड कंपनी, उसके अकाउंट में तो प्रॉफिट का 1 रुपया भी नहीं बचा। तो जो 30% वाला स्लैब रेट था, जो फ्लैट रेट था हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो 30% का टैक्स रेट हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई होता है, वो इफेक्टिवली तो कभी अप्लाई होगा ही नहीं और उसके ऊपर कोई टैक्स तो पे करने वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो मेरी भी पार्टनरशिप फर्म है तो मैं भी ये सोचूंगा ना कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है तो पागल थोड़ी ना होंगे फर्म के अकाउंट में रुपया छोड़ूंगा। एक काम करता हूँ ना, मैं और मेरा पार्टनर है, पैसे बांट लेते हैं, आधे आधे बांट के खत्म करते हैं। फर्म के अकाउंट में एक भी रुपया रखा तो 30% टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा। इसको बचाने के लिए मैं पैसा आधा आधा बांट के फर्म के अकाउंट से वाइप ऑफ कर लेता हूँ। ये चीज तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता थी, गवर्नमेंट को भी पता थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक सेक्शन बना के इस प्रॉब्लम को हम कर देते हैं खत्म। ठीक है, अब प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो प्रोविजन है उसको समझो आप यहाँ पे। हाँ, जो 40 क्लॉज बी बोल रहा है, इन्होंने ये बोला कि एक काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म जो है उसका बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करो पहले। अब ये बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट का मतलब पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, जो भी पैसा फर्म से मिलता है ना, वो सब कुछ देने से पहले जो प्रॉफिट होता है, जो फर्म को हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। उस बुक प्रॉफिट में से पार्टनर्स अपना रेम्यूनरेशन लेके जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? उनकी सैलरी या जो मेहनत उन्होंने की उसके बदले वो पैसा लेके जाते हैं। तो वो रेम्यूनरेशन के नाम पे उनको मैक्सिमम कितना पैसा दिया जा सकता है, ये इस सेक्शन में उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी जो हम सीखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो जो बुक प्रॉफिट है उसका कितना हिस्सा रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसके लिए दो लिमिट्स है। पहली लिमिट में ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बुक प्रॉफिट आपका अप टू ₹3 लाख है, बुक प्रॉफिट किसका? फर्म का। अगर अप टू ₹3 लाख है तो उसमें दो लिमिट लगेगी।
90% ऑफ बुक प्रॉफिट या फिर 1,50,000 रुपीज एब्सोल्यूट, इन दोनों में से विच एवर इज हायर। ठीक है, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या फिर 1,50,000 रुपए, दोनों में से विच एवर इज हायर, दैट विल बी द रेम्यूनरेशन। इतना आप रेम्यूनरेशन उठा सकते हैं इसमें से, ये पहली कंडीशन है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का जो बुक प्रॉफिट है, दैट बुक प्रॉफिट इज ₹2,50,000। तो कितना रेम्यूनरेशन इसमें से हम पार्टनर्स को दे सकते हैं, वो लिमिट यहाँ पे सेट कर दी उन्होंने। पहली लिमिट है 90%, इसका 90% आप करेंगे तो वो आएगा 2,25,000। दूसरा फ्लैट अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए। इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा, विच एवर इज हायर। तो इन शॉर्ट 2,50,000 में से 2,25,000 रुपीज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के नाम पे लेके जा सकते हैं। तो बाकी का जो अमाउंट बचेगा 25,000 रुपीज, वो कंपल्सरीली टैक्सेबल होगा किसके अकाउंट में, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में। कितने रेट पे, 30% के फ्लैट रेट पे। ये आपको समझ आ गया। और जो पैसा पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, चाहे उनका अग्रीड रेशियो जो भी हो, उसमें वो इंडिविजुअली अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्लैब रेट से टैक्स पे कर सकते हैं। तो दैट इज द कैलकुलेशन। अच्छा, बुक प्रॉफिट तो 3 लाख से ज्यादा भी हो सकता है ना, तो उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा अबव 3 लाख, उसका 60%। ठीक है, अबव 3 लाख जितना भी बुक प्रॉफिट होगा उसका 60%। अब इसमें भी मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने 2.5 लाख रुपए का एग्जांपल रखा है, हम अमाउंट चेंज कर देते हैं और बुक प्रॉफिट वही लेते हैं जो पहले लिया था, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए अगर फर्म का बुक प्रॉफिट है, तो आपको इस पे अगर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेएबल गिनना है ना, तो 2 पार्ट्स में गिनना पड़ेगा। एक आपको अप टू 3 लाख वाला ब्लॉक गिनना पड़ेगा और एक ऊपर के जो 7 लाख है वो गिनने पड़ेंगे। तो कैलकुलेशन करते टाइम डिवीजन हो जाएगा। 10 लाख को पहले आप डिवाइड कर लो 3 लाख और 7 लाख में। अब अगर आप 3 लाख पे गिनोगे तो इसमें भी तो 2 लिमिट्स लगेंगी ना। 2 लिमिट्स कौन सी, एक 90% वाली और एक 1,50,000 वाली। बोलो हायर कौन सी होगी, ऑब्वियसली 90%, क्योंकि 3 लाख का 90% 2,70,000 होता है। तो आपको एक आंसर, पार्ट ऑफ आंसर तो यहां से मिल गया 2,70,000 रुपीज। ठीक है, दूसरा ये जो ऊपर के 7 लाख है उसको उन्होंने कितना बोला, 60% रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दे सकते हैं, दिस इज 4,20,000 रुपीज। तो ये दूसरा पार्ट हो गया आपके आंसर का। इन दोनों को टोटल कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इनको ऐड करके हो जाएगा 6,90,000। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू आ रही है रेम्यूनरेशन जो हम पे कर सकते हैं मैक्सिमम, वो कितना आ रहा है, 6,90,000। तो 10 लाख रुपए अगर किसी का बुक प्रॉफिट है तो उसमें से 6,90,000 रुपीज मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दोनों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स जितने भी हैं उनको टोटल इतना ही मिल सकता है। अच्छा, तो अब इन शॉर्ट टैक्सेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन कितना टैक्स भर रहा है वो भी देख लो। 10 लाख रुपए बुक प्रॉफिट है, डिवीजन कैसे हुआ, 6,90,000 पार्टनर्स क्लेम कर सकते हैं। तो बाकी का जो 3,10,000 है उस पे टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, ये टैक्सेबल होगा फर्म के हैंड्स में। कितने रेट पे, एट 30%। तो अगर आप कैलकुलेशन करें इसके लिए तो 3,10,000 का 30% आ जाएगा 93,000। ये फ्लैट रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से इतना टैक्स पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से उस पैन नंबर पे जब रिटर्न भरेंगे। अब ये 6,90,000 की बात करें, सपोज दोनों पार्टनर्स का इक्वल रेशियो है, तो 3,45,000 इंडिविजुअली दे आर पेइंग। और ये 3,45,000 जो है इसके ऊपर लगेगा स्लैब रेट। तो ये स्लैब रेट के हिसाब से आप गिन सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक बेसिक एग्जेम्पशन, उसके ऊपर जो आएगा उस पर वो 5% वैसे करके। तो जो टैक्स रेट बनेगा वो इंडिविजुअली वो लोग पे करेंगे और ये फर्म पे करेगी। महंगा ये पड़ जाता है। अगर हम 10 लाख को 5-5 लाख करके दोनों पार्टनर्स में बांट देते तो दोनों को पूरा 2.5 लाख तो एग्जेम्पशन मिलता, ऊपर के 2.5 लाख पे सिर्फ 5% टैक्स आता, और यहाँ कितना आ रहा है 30%। तो ये जो 93,000 बन गया ना बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, और ये सेक्शन नहीं होता तो 30% रेट का तो कोई मीनिंग ही नहीं था। अभी बताओ पूरे इंडिया में कोई भी फॉर्म ऐसी होती क्या जो इसमें 1 रुपया पे टैक्स भरती, जब नेसेसिटी नहीं है तो क्यों भरेंगे, पता चला। तो रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाया ताकि इस चीज का कोई पर्पस रहे, अदरवाइज ये पूरा प्रोविजन वेस्ट हो जाता और एक लूपहोल रह जाता जिसका हर कोई फायदा उठा लेता। क्लियर यहाँ तक।
तो ये कंडीशंस हैं जो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती है वो मैंने आपको क्लियर किया। अब सेक्शन की लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने होंगे जब ये प्रोविजंस आप अप्लाई करोगे। ये चैप्टर जो है पीजीबीपी में मैंने ये पॉइंट कवर कर लिया। कितनी जगह रेफरेंस बुक्स में एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपको असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज करके भी एक टॉपिक मिलेगा। वेरियस एंटिटीज में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओबी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, ये सब आती हैं। तो उसमें पार्टनरशिप फर्म के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको इसके एमसीक्यूज मिल सकते हैं। ऐसा भी कितनी बार अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अपने नोट्स में जो पेज नंबर 77 है उसमें ये पॉइंट मैंने कवर किया हुआ है, तो उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। उन्होंने बोला है ये जो प्रोविजन है ये कब से आया, फाइनेंस एक्ट 1992 से उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया था और एवाई 93-94 से इफेक्टिवली आया। नो डाउट हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। उन्होंने बोला इन केस ऑफ अ फर्म विच इज असेसिबल एज सच, मैं उसकी लैंग्वेज के साथ ही चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें। पहला, एनी पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड टू अ पार्टनर अदर देन अ वर्किंग पार्टनर वुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ अ फर्म। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि जब पार्टनर्स होते हैं फर्म में उसमें दो कैटेगरीज है, एक एक्टिव पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर, एक वर्किंग पार्टनर, एक डोरमेंट पार्टनर ऐसे बोला जाता है, इनएक्टिव पार्टनर ऐसे बोला जाता है। तो अगर किसी नॉन वर्किंग पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया गया है तो वो रेम्यूनरेशन कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। आप ही सोचो, जो पार्टनर फर्म में कोई काम ही नहीं करता है उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या, जो काम किया ना उसके बदले जो मेहनताना मिला वो। भाई काम करोगे तो पैसे मिलेंगे ना, जब आपने काम ही नहीं किया है तो आप सैलरी किस बात की ले रहे हो। तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो कि मैंने कैपिटल लगाया है, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट में हिस्सा उस बेसिस पे मिलना चाहिए, दैट इज ओके। लेकिन आपने अगर कोई काम नहीं किया है तो यू कैन नॉट क्लेम सैलरी और रेम्यूनरेशन फॉर वर्क बिकॉज यू हैव नॉट डन एनी वर्क, ठीक है। तो ये पहली चीज वो है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं अगर आपने क्लेम करने की ट्राई की। दूसरा, any remuneration paid to a working partner or interest paid to any partner which is not authorized by or not in accordance with the term of deed, partnership deed, would not be allowed as deduction. Again same चीज, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है उस रेम्यूनरेशन के बारे में तो फिर आपने किस बेसिस पे क्लेम किया। तो ऐसा रेम्यूनरेशन अगर फर्म ने दे भी दिया ना पार्टनर को, फर्म उसका कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगी। यहाँ पे टैक्सेशन और अकाउंटेबिलिटी की जो बात हो रही है वो फर्म की हो रही है कि फर्म कितना रेम्यूनरेशन पार्टनर को दे सकती है और फर्म उसका कितना डिडक्शन क्लेम कर सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एनी रेम्यूनरेशन पेड टू अ वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट पेड टू एनी पार्टनर व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय और इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द डीड बट व्हिच रिलेट्स टू एनी पीरियड फॉलोइंग प्रायर टू द डेट ऑफ सच डीड वुड नॉट बी अलाउएबल। ये भी नहीं चलेगा। मतलब पार्टनरशिप डीड जिस दिन एग्जीक्यूट हुई, बनी और जिस दिन से पार्टनरशिप फर्म फ्रेम हो गई उसके पहले का अगर कोई आप रेम्यूनरेशन देने की बात कर रहे हो दे सकते हो, लेकिन उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना, पार्टनर्स ने फर्म बनाने के पीछे बहुत मेहनत की, कुछ पार्टनर्स ने मेहनत की, कुछ ने नहीं की, तो डिसाइड ये हुआ था कि फर्म बनने के बाद रेम्यूनरेशन हम चार्ज करेंगे उस मेहनत का जो हमने फर्म को क्रिएट करने के लिए की। तो वो तो बिफोर द क्रिएशन ऑफ डीड वाला पोर्शन हो गया। तो उस टाइम फ्रेम में अगर आपने कोई एफर्ट्स किए और उसके बदले आपको कोई पैसा मिल रहा है, पैसा ले लो, लेकिन फर्म को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट टैक्सेबिलिटी 30% पे ही होने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट में एनी इंटरेस्ट विच इज पेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द डीड, ये इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर्स ने जो फर्म में पैसा लगाया उस पर जो वो इंटरेस्ट फर्म से चार्ज करते हैं तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, बट उसका एक मैक्सिमम रेट है। इट इज 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अगर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आपने बुक्स में शो कर दिया कि फर्म ने सपोज पार्टनर को 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज चुका दिया तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें अप टू 12% अलाउ करेंगे, ऊपर का डिसअलाउ कर देंगे, वापस फर्म की इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन विल बी डन। अब एमसीक्यू में पॉइंट यूज करेंगे, आपको बोला होगा कि 15% पे, 18% पे, 22% पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, इतना इतना अमाउंट है, तो यू हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। आपको 12% पोर्शन गिनना है, बाकी का क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये बोला हुआ है डी पॉइंट में। और लास्ट जो ई पॉइंट है उसका, एनी रेम्यूनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर विच इज ऑथोराइज्ड बाय एंड इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ डीड इन रिलेशन टू एनी पीरियड फॉलोइंग आफ्टर द पार्टनरशिप डीड is an allowable deduction subject to, however, to the conditions that the maximum amount of such payment made to all the partners during the previous year should not exceed the given limits। ये वही बात होगी जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड बनने के बाद अब जो आगे के लिए रेम्यूनरेशन मिलेगा वो दे सकते हैं, बट कितना डिडक्शन फर्म क्लेम कर सकती है उसकी ये लिमिटेशन है।
अब इसमें जो कैलकुलेशन वाला पॉइंट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज पार्टनर्स ने ये 10 लाख रुपए में से 5-5 लाख उठा लिए, यूज तो वही करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि टैक्स भरने के लिए उतना पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 3,10,000 में से 93,000 टैक्स भरने के बाद बाकी का बचा हुआ अमाउंट जो भी होगा ना वो फर्म के अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए और आप यूज नहीं कर सकते। ऐसी तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, अदरवाइज मैं फर्म क्यों बनाऊंगा। पार्टनर्स पूरा 5-5 लाख रुपए लेके चले जाए, फर्म के अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, इनकम टैक्स वालों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फर्म की जब अकाउंटिंग होगी तो फर्म को ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि भाई 10 लाख रुपए हमने कमाए, बुक प्रॉफिट, उसमें से पार्टनर्स को इतना दिया, मैक्सिमम इतना ही अलाउड था। अच्छा, पार्टनर्स चाहें तो इससे कम पैसा ले सकते हैं, वो बोले कि नहीं हमें 3-3 लाख रुपए दे दो, 6 लाख हम ले लेते हैं, 4 लाख रुपए फर्म की इनकम दिखा देते हैं, इट इज परफेक्टली ओके। यूजुअली ऐसा कोई करेगा नहीं क्योंकि महंगा पड़ता है, बट अगर कोई सिचुएशन वहां पे हो कि यहाँ पे भी हायर स्लैब है, सरचार्ज है, ये दिखाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा क्योंकि वहां पे भी इनकम बहुत ज्यादा है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। तो ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई ना 690। अब 690 से नीचे कुछ भी रखेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना आपने मैक्सिमम क्लेम करना था वो ये रहा, बाकी का फर्म के नाम से दिखेगा। बट पार्टनर्स ये पैसा या इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा कि ये 10 लाख रुपए जो है इसमें से इतना तो पार्टनर्स ने क्लेम किया, उठा लिया, ये अपने अकाउंट में लेके चले गए, स्लैब रेट से उन्होंने टैक्स पे भी कर दिया। बात करते हैं इन 3,10,000 रुपयों की। इसमें से 93,000 पे करने के बाद बाकी का पैसा जो फर्म में बच रहा है वो अमाउंट 2,17,000 हो रहा है आफ्टर टैक्स। इतना बैलेंस बचा होगा। तो ये बैलेंस का क्या करेंगे? पार्टनर्स लेके जा सकते हैं ना। पार्टनर्स ने ये पैसा आधा आधा विड्रॉ कर लिया फर्म के अकाउंट में से, या सपोज 17,000 छोड़ दिया और 1-1 लाख रुपए दोनों लेके चले गए कि चलो 1-1 लाख रुपए हमें जरूरत है, ले जाते हैं, मिनिमम बैलेंस 17,000 एक बार पड़ा रहने देते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए एंड ऑल। अब ये 1 लाख रुपए जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके जाएंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो क्या उनके ऊपर टैक्स लगेगा? वापस से नहीं लगेगा। ये चीज क्लियर रखनी है। सेक्शन 10 है इसके लिए जो एग्जेम्पशन देता है, अगर पार्टनर्स को, ये एमसीक्यू में बहुत ध्यान देना, पार्टनर्स को अगर रेम्यूनरेशन के नाम पे कुछ पैसा मिलता है ना, टैक्सेबल है उनके हैंड्स में। लेकिन पार्टनर्स को फर्म के प्रॉफिट में से अगर कुछ हिस्सा मिलता है, फर्म का प्रॉफिट ये रहा जिसपे फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है, वो विड्रॉ करते हैं, तो वो वापस से पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा। ये आपको मिलेगा सेक्शन 10 में, स्टार्टिंग के सब सेक्शंस में है 2 कैपिटल A, वहां पे आप जाके देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा इस पॉइंट के बारे में कि ये 1-1 लाख रुपए जो विड्रॉ किए ना, ये पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं है। लॉजिक क्या है? ऑलरेडी फर्म ने उसके ऊपर टैक्स भरा हुआ है, तो डबल टैक्सेशन थोड़ी ना होगा। क्लियर यहाँ तक? ये सारा प्रोविजन सेक्शन 40 क्लॉज बी में दे रखा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पीजीबीपी अगेन, बिकॉज इसके ऊपर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज हैं और एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज काफी बार पूछे हुए हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर प्रोवाइडिंग इट हियर। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके एमसीक्यू आपको असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो अलग से चैप्टर है, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में यूज होते हैं, तो उन चैप्टर्स में आपको इसके एमसीक्यू फिर से मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक समझ आ गया? तो इसके साथ हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आप इसको एक बार अच्छे से रिफर कर लो, लैंग्वेज पढ़ लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसको अप्लाई कर लो, और अगर कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो और हम उसको आगे उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।